देखो अब सबसे पहले आओ एक छोटा सा नोट्स लिखो जो बेसिकली तुम लोग अभी अभी हम तुम लोगों से पूछा भी है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड उसके टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो फिक्स एसेट्स के टाइप्स में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग अभी अभी समझ चुके हैं फिक्स एसेट्स के। एक चीज और ध्यान रखनी है, फिक्स एसेट्स होता क्या है। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है पता है, वो एसेट जिसको हम लोग, हमारी इंटेंशन रहती है मोर देन 12 मंथ्स यूज करने की, ठीक है, उसको अपने फिक्स एसेट्स बोलते हैं। नहीं तो तुम तो बोल सकता है सर करंट एसेट्स भी हो सकता है। तो एसेट्स मतलब क्या हुआ, तुम्हारी संपत्ति, एंड वो संपत्ति जिसको तुम्हारा इंटेंशन टू यूज रहता है क्या, मोर देन 12 मंथ्स का। asset which is asset which is intended to be used for more than 12 months। देखो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा सर ये इंटेंडेड वर्ड आप क्यों यूज किए। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, सपोज कर ले तुम एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, एंड फर्नीचर जनरली तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। फर्नीचर को तुम खरीदा, तुम्हारा इंटेंशन है इसको यूज करेंगे ना 4-5 साल तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। बट क्या हुआ ना, तुम उसको 3 महीने बाद ही उसको सेल कर दिया क्योंकि तुमको समझ में नहीं आया, तो क्या वो फिक्स्ड एसेट नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने 3 महीने यूज किया है। तुम यूज एक्चुअल में क्या कर रहा है वो डिफाइन नहीं करता है फिक्स्ड एसेट्स को, तुम्हारा इंटेंशन टू यूज क्या था ये डिफाइन करता है कि वो फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में आएगा कि करंट एसेट्स के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अगर तुम किसी फर्नीचर को खरीदता है 3-4 महीने यूज करने के लिए ही, तो वो फर्नीचर होते हुए भी फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, करंट एसेट्स के कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन क्या था 3 महीने यूज करना। तो इन सच केस लेस देन 12 मंथ्स का यूज है, दैट मींस वो तुम्हारा करंट एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स नहीं होगा। इस चीज पे ध्यान देना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फिक्स एसेट्स है उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम लोग इसके टाइप्स में जाते हैं तो टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स तुम लोग डिस्कस कर चुका है अभी अभी, वही सारे टाइप्स हम लिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो टाइप्स में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग अभी अभी क्या डिस्कस किए थे, देयर आर 3 टाइप्स। वन इज tangible fixed assets, another one is intangible fixed assets and wasting fixed assets। tangible fixed asset, intangible fixed asset, and तीसरा is wasting fixed asset। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें तुम लोगों से छोटा छोटा एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम ही लोग बताने वाले हो। तो सबसे पहले आओ देखो, टेंजेबल फिक्स एसेट्स मतलब क्या हुआ, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं टच भी कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स आर टर्म्ड एज टेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो एक एग्जांपल बता तो नितिश तुम टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का कोई एक एग्जांपल। फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है सर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल मतलब क्या हुआ, जिसको टच नहीं कर सकते हो, उसको तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन उससे बेनिफिट डिराइव कर सकते हो, राइट। तो प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, बिल्डिंग को ही प्रीमाइसेस बोलते हैं, तो दिखाई देता है। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, नहीं बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक बैलेंस फिक्स एसेट्स ही नहीं होता, करंट एसेट्स, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है। गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, गुडविल मतलब तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मतलब तेरा नाम नहीं, जैसे सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्री नाम सुनते ही क्या आ रहा है कि अच्छा कंपनी है, तो बस वही नाम को बोला जाता है गुडविल। तो अब अपने आ जाओ वेस्टिंग फिक्स एसेट्स क्या होता है। वेस्टिंग फिक्स एसेट्स मतलब माइंस, ठीक है। तो इसमें अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे ऑयल फील्ड्स होते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में के पास क्या है, बहुत सारे ऑयल फील्ड्स है, वो ऑयल फील्ड्स क्या है,
एसिटी तो उसके फिक्स एसेट्स है, वेस्टिंग फिक्स एसेट्स है क्योंकि ऑयल्स खत्म होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग डाल दे रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में माइंस, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। जनरली वेस्टिंग फिक्स एसेट्स ना बुक से सब में दिया हुआ नहीं रहता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टिंग फिक्स एसेट्स नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, देख हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, चैप्टर क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या था, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है तो उसी को तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होगा उसको डेप्रिसिएशन ही बोला जाता है क्या, तो क्या बोला जाता है, बोला है तो कुछ तो पता होगा तुमको, किसी को आइडिया। देख दाम बढ़ जाता है, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के बुक्स में अगर कुछ है उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे। गुडविल भी क्या होता है ना, गुडविल भी रिड्यूस करता है, गुडविल भी एक पीरियड के बाद, ओवर द पीरियड क्या होता है ना, हम लोग क्या है ना एकदम वो हो जाते हैं कि नहीं ठीक है मेरा तो नाम हो चुका है, तब तो हम अपना प्रोडक्ट को जैसे बेच रहे हैं वैसे ही बेचते रहते हैं, तो गुडविल भी कम होता है, कम होता है। और ये गुडविल अगर सपोज कर ले दूसरे पार्ट में चला जाए, गुडविल कैसे खत्म होता है, सपोज कर ले कि हल्दीराम्स, अब तुम क्या सोच रहा, तुम बोलता है एक स्वीट्स का दुकान खोलते हैं तो तुम बोलता है हल्दीराम का नाम यूज करें, ऐसे यूज कर लेगा क्या, नहीं। तो हल्दीराम क्या है, तुम नाम यूज करना चाह रहे तो हल्दीराम से परमिशन लिया, हल्दीराम बोला ठीक है मैम आप यूज करिए, मेरे को 10 लाख रुपया दे दीजिए, 10 साल यूज कर। तो तुम ये जो 10 लाख रुपया देके नाम उसका खरीदा वो तो गुडविल ही है तेरे बुक्स में, और वो जो गुडविल तुम दिखा रहे हैं अल्टीमेटली वो क्या, उसका लाइफ कितना है, 10 साल ही है। क्लियर है ये चीज, तो ऐसा हो सकता है। अब यहां पे देखो समझो, रिडक्शन इन वैल्यू, हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा चैप्टर जो है वो है डेप्रीशिएशन, तो रिडक्शन इन वैल्यू जो होती है ना वो इन तीनों की ही होगी, और तीनों फिक्स एसेट्स है। बट बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, हम जो यहां पे पढ़ने जा रहे हैं ना, हम डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो फिक्स टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होती है ना उसको हम अकाउंट्स में टेक्निकली डेप्रीशिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको अकाउंट्स में हम अमोटाइजेशन बोलते हैं, अमोटाइजेशन अभी हम लिख देगा। एंड तीसरा पार्ट ऑफ वेस्टिंग फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको डिप्लीशन बोला जाता है। तुम ना तो डिप्लीशन के बारे में पढ़ोगे ना अमोटाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, लेकिन टर्म पता होना चाहिए क्योंकि तुमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो मतलब अगर टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो तुम लोग अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हो, इसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको हम टर्म करते हैं अमोटाइजेशन। अमोटाइजेशन, राइट। एंड वेस्टिंग फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है इसको बोला जाता है डिप्लीशन। ये टर्म याद रखना, और अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, हम तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। हम लोगों को इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के बारे में और वेस्टिंग फिक्स एसेट्स के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना। अगर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होता है दैट इज टर्म्ड एज अमोर्टाइजेशन, वेस्टिंग फिक्स एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं अपने डिप्लीशन, और टेंजिबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दैट इज अ थिंग, और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में आओ, यहां तक हो गया ना सभी का। नेक्स्ट पार्ट, एक और नोट्स लिखते हैं, नेक्स्ट नोट्स, दैट इज डेप्रिसिएबल एसेट। देखो डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएबल एसेट मतलब क्या हुआ, वो एसेट जो डेप्रिशिएट करेगा, है ना, वो एसेट जो डेप्रिशिएट करेगा। तो तुम लोग तो बोलेगा सभी एसेट डेप्रिशिएट करता है,
देखो सबसे पहला बात तो डेप्रिसिएबल एसेट होने के लिए उस एसेट्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो एसेट डेप्रिशिएबल है, अदरवाइज वो एसेट डेप्रिशिएबल नहीं है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पता है? सबसे पहली बात, एक चीज सोचो, अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास एक फोन है और वो लॉर्ड कृष्णा आके तुमको फोन, मोबाइल फोन, और वो क्या कि कृष्ण भगवान आके तुमको और वो बोले बेटा ये फोन कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, कभी इसका परफॉर्मेंस खत्म नहीं होगा, हमेशा जैसे दूसरा मोबाइल आएगा उससे ज्यादा परफॉर्मेंस इसका बढ़ जाएगा। तो इन सच ए केस वो फोन क्या डेप्रिशिएट होगा? नहीं हो, कैसे होगा? क्योंकि डेप्रिशिएशन का मतलब क्या हो? परफॉर्मेंस कम होना चाहिए, यूज के चलते पुराना होना चाहिए, पुराना होगा ही नहीं वो। भगवान आके बोल के चलेगा ना तुमको मोबाइल देके। तो इन सच ए केस वो क्या एसेट डेप्रिशिएट होगा? नहीं होगा। तो देख, डेप्रिशिएट होने के लिए एसेट की लाइफ क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर एसेट डेप्रिसिएबल होगा तो उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें 3 फीचर होने चाहिए। पहला फीचर क्या है? लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। दूसरा फीचर क्या है? तुम एक चीज बता, तुम एक एसी खरीदा अपने घर के लिए, तो क्या वो डेप्रिशिएबल है? एक्शन तुम देखता कहां पे? तुम्हें जो अकाउंट्स पढ़ रहा है, अकाउंट्स किस चीज के लिए पढ़ रहा है? बैठ के तुम अपने घर की चीजों का रिकॉर्ड करेगा? नहीं ना। किसके लिए पढ़ रहा है? बिजनेस की चीजों के लिए। तो ऑब्वियस आप बता, जो बिजनेस में एसेट होगा वही डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि जब तुम रिकॉर्ड करेगा तब ना डेप्रिशिएशन की बात करेगा, अकाउंट्स बनाओगे तब ना डेप्रिशिएशन की बात करोगे। तुम अकाउंट्स ही नहीं बना रहे हो तो किस चीज का डेप्रिशिएशन? तो बेसिकली जो एसेट है उसका बिजनेस यूज होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज द बिजनेस यूज होना चाहिए, क्योंकि घर की चीजों की तुम अकाउंटिंग ही नहीं करते ना। याद करो, डे 1 अकाउंट्स में हम लोग ये समझे हैं, हम लोग किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं? बिजनेस की चीजों की। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, वो होना क्या चाहिए? करंट एसेट्स होना चाहिए, फिक्स एसेट्स होना चाहिए। मतलब ये तीनों फीचर अगर मैच करेंगे तभी वो एसेट डेप्रिशिएबल होगा, अदरवाइज वो एसेट डेप्रिशिएबल नहीं होगा। तो अब तुम लोगों से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ले, आंसर देना। नंबर 1, लैंड इज ऑप्शन, 4 ऑप्शन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा। लैंड इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं। क्यों नॉन डेप्रिशिएबल एसेट? तो बताओ बताओ क्यों, हम क्यों ही तो पूछना चाहते हैं। लिमिटेड लाइफ में इट इज, दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तीनों फीचर हैं। हम मान ले रहे हैं बिजनेस यूज के लिए, और फिक्स एसेट्स, लैंड तो फिक्स एसेट्स ही होता है जनरली। अब आप जो लैंड को तुम यहां पे देख, लैंड जो होता है उसका लाइफ लिमिटेड रहता है क्या? नहीं, लैंड तो नेचुरल रिसोर्सेज है और लाइफ तो अनलिमिटेड रहता है। तो इन सच के सिंस लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, दैट इज वाई वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल सोचना, तुम सपोज कर लिए गिरीश पार्क एरिया का, जो गिरीश पार्क में जो रोड साइड है ना पूरा, वो तुम ममता बनर्जी या मोदी जी से बात करके तुम खरीद लिए, ठीक है, और तुम उसको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करके तुम चला गया यूएस रहने के लिए, 25 साल बाद आया, तो क्या वो लैंड खराब हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा उसमें पेड़ पौधा उग जाएगा, यही होगा, और कुछ नहीं होने वाला है, प्रोवाइडेड कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, अदरवाइज खराब नहीं होने वाला है। होने वाला है क्या? लाइफ क्या है? अनलिमिटेड है, दैट इज वाई लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है, अच्छा, अब आओ, इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें देख, लैंड जो होता है ना, फ्री होल्ड लैंड भी होता है और लीज होल्ड लैंड भी होता है। शायद लास्ट क्लास से कुछ फ्री होल्ड लीज होल्ड का कंसेप्ट बताया था। फ्री होल्ड मतलब तुम ओन करता है उसको, और लीज होल्ड मतलब ठीक। तो अगर सपोज कर ले हम पूछ लेता है आदित्य कि फ्री होल्ड लैंड इज अ, ऑप्शन यही है, तो क्या आंसर रहेगा? फ्री होल्ड लैंड, तनीषा, नॉन डेप्रिसिएबल। अच्छा, अब आजा, तुम बता, लीज होल्ड लैंड,
भैया सही बोल रही है ये? लीज होल्ड लैंड, अच्छा विद्या क्या बोली थी? रुक जा रुक जा रुक जा, एक बार विद्या से भी पूछ ले। बताओ, लीज होल्ड किसके लिए होगा? हम, मेरा फ्री होल्ड था, मेरा फ्री होल्ड था, हम खरीदा, हम खरीद के महक को 50 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो महक के बुक में वो लैंड लीज होल्ड लैंड के नाम से दिखाया जाएगा। महक के लिए तो उसका लाइफ 50 साल ही है, उससे ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटेड लाइफ है, एंड सिंस इट इज अ लिमिटेड लाइफ, क्या हो जाएगा? वो डेप्रिसिएबल एसेट हो जाएगा। लीज होल्ड लैंड इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, फ्री होल्ड लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। लीज होल्ड तो लीगल राइट एक्सपायर करेगा ना लीज होल्ड लैंड का, तो वो तो उसका लाइफ तो लिमिटेड है, सामने वाले बंदे के लिए अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना। क्लियर है ये चीज? लीज होल्ड का मतलब होता है आप उसको ओन नहीं करते हो, आप किसी से लिए हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो जैसे वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, अब तो आप उसके ओनर नहीं रहे, तो आपके लिए तो एसेट का वैल्यू 0 हो गया, तो आपके लिए तो उसका लाइफ लिमिटेड है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है आदित्य, एग्रीका, अब यहां पे हम एक वर्ड ऐड कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट, व्हाट इज योर आंसर? डेप्रिशिएबल एसेट। नितेश, एग्री का अब क्वेश्चन पूछता है तो तुम कहां गायब रहता है? एग्रीकल्चरल लैंड इज डेप्रिशिएबल एसेट और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट? सही है, डेप्रिशिएबल होगा? नहीं, नॉन डेप्रिशिएबल होगा। एग्रीकल्चरल लैंड डेप्रिशिएबल होगा क्योंकि उसका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड हम किसके बात से बात करेंगे? फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की है, वो एग्रीकल्चरल लैंड को यूज किस लिए करेगा? उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता तो उसका वैल्यू तो 0 हो गया उसके लिए, तो एग्रीकल्चरल लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं रहेगा उसके लिए, वो बंजर जमीन बन जाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, ये एक दो नोट्स अपने को समझना था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो याद करो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम लोग क्या समझे थे कि दो मेथड्स होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वन इज द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अनदर वन इज द WDV मेथड कैलकुलेट करने का। और एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना, देखो सबसे पहला चीज ना, एक चीज समझो, कभी भी कोई चीज समझने जाता है ना, तो पहले से ही अगर तुम ये इंप्रेशन बना लेगा ना कि नहीं नहीं ये तो बहुत टफ है, हम नहीं कर सकते हैं, तो तुम सबसे पहला स्टेप ही तुम हार गया, तो आगे कर ही नहीं सकता है। पहले कंप्लीट तो करो, बाद में डिसाइड करो वो टफ है कि इजी है। ठीक है, तो हमेशा पहले सीखने का कोशिश करो, बाद में देखा जाएगा कैसा है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब होता है जो डेप्रिसिएशन तुम एंट्री पास कर रहे हो ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री सबको आती है ना, क्या होता है आकांक्षा डेप्रिसिएशन का एंट्री? तो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? तुम बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, यही तो होगा। तुमको बस ये बिल्डिंग अकाउंट बना के देना है और कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ, तुम जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उस एसेट्स का अकाउंट बना दो, यही है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तुमको समझना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब भी हम लोग थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इसका मतलब इन सिंपल वर्ड होता है रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिलेटेड एसेट। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का इन सिंपल वर्ड्स मतलब होता है कि आपको डेप्रिसिएशन को रिलेटेड एसेट्स अकाउंट में पोस्ट करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता है, देखो तुम लोग खुद अपने आप कर देगा, ये तो कर लिया, लिख लिया है ना। अब आओ एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, ये तो नॉर्मल सा पार्ट है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से बताए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, नहीं लिखने से भी चलेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब हुआ हमें डेप्रिसिएशन को पोस्ट करना है, कहां पे? रिलेटेड एसेट अकाउंट में। रिलेटेड एसेट अकाउंट मतलब अगर फर्नीचर अकाउंट बना रहे तो फर्नीचर अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट बना रहे तो मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट बना रहे तो बिल्डिंग अकाउंट में। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल,
on 1st Jan 23, Mr. A purchased a second-hand machine costing rupees 1,40,000 and incurred overhauling expenses HAULING लिखा है, overhauling HAULING, overhauling expenses rupees 10,000. On 1st Jan 24, he again purchased a new machine costing rupees 2 lakhs. बुक्स क्लोज ऑन, बुक्स को ये क्लोज कब करता है? 31 दिसंबर. बुक्स को क्लोज किया जाता है 31 दिसंबर को, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि 12 मंथ्स का काउंटिंग लेंगे ना, एंड 12 मंथ्स का काउंटिंग में तुमको समझना होगा कैसे, 1 Jan to 31 दिसंबर या 1 April to 31 मार्च. तो हम बता दिया 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होता है. 31 दिसंबर को बुक क्लोज होने का मतलब क्या हुआ? तुम इसको स्टार्ट कब करते हो? कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 31 दिसंबर को खत्म होगा. एंड डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोलेगा? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम. पर एनम का मतलब होता है जैसे ये 10% वैल्यू पे हिट करेगा तुमको 12 मंथ्स का अमाउंट निकल के मिलेगा. ठीक है, एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 23 एंड 24. एकदम सिंपल सा सम हम थी. ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ वर्किंग से सभी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सम है. इसमें हम लोगों को सिर्फ एक लेजर बनाना है. लेजर किसका बनाना है? मशीनरी अकाउंट का. चलो मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाते हैं. हम तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्यों बनेगा? हम तो बोला नहीं, हम तो सिर्फ एक ही लेजर बोला. वो अलग अलग साल की वो बता रहा. 2 मिनट रुक जा. एक ही लेजर एक ही बनेगा. देखो लेजर का फॉर्मेट पूरा वही है जो तुम लोग बनाते हो. 2 अलग अलग लेजर नहीं बनाएंगे, एक ही लेजर बनाएंगे, उसमें कंटिन्यूएशन रहेगा. मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में लेजर बना रहे हो? मिस्टर ए. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए आप लेजर बना रहे हो मशीनरी अकाउंट का. नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट है तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं बना रहे हैं, टी फॉर्म में बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट. इसमें ना वर्किंग्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी होता है जो तुम लोग के स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में करवाता है, कुछ में नहीं करवाता है, तो हम लोग करेंगे. ठीक है, तो वो भी अभी बताएगा. लेकिन ये तो एकदम सिंपल सा है, इसमें वर्किंग का कोई फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट नहीं है. देखो लेजर में आने के लिए तुम लोग क्या करोगे, याद करो हम लोग का पोस्टिंग का तरीका क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मूव करेंगे. तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन कर क्या रहे हैं? हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि हमने 1 जनवरी 23 को एक मशीन खरीदी है. विद इट्स अ सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड क्या फर्क पड़ता है? तो मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन जो खरीद रहे हैं कितने की खरीद रहे हैं? 1,40,000 की. लेकिन ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस भी इंकर हो रहे हैं. तो ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस क्या होता था? सेकेंड हैंड मशीन को सर्विसेबल बनाने के लिए जो खर्च करते हैं तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तो मशीनरी अकाउंट में ही आएगा. तो तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो लिखना लिख दो. तो उसकी पोस्टिंग क्या होनी चाहिए?
टू कैश, या बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस दिन खरीदे आपने ऐसा? 1/1/23 टू बैंक। चलो हम बैंक ही लिख दे रहे हैं। हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट, और दूसरा क्या लिखेंगे? ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस। इनको एक चाहो तो डिटेल्स कॉलम बना सकता है, तुम वहां पे दिखा सकता है, अदरवाइज वर्किंग में भी दिखा सकता है। 1,40,000 प्लस 10,000, टोटल कॉस्ट इज 1,50,000। इसको चाहे तो वर्किंग में दिखा देना कि भाई परचेज तो हम लोग 1,40,000 में किए, 10,000 रुपए ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन टोटल कॉस्ट अपना कितना हो जा रहा है? 1.5 लाख हो जा रहा है। और ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की जाती है, सिंस ये पैसा हम लोगों को किसी को मंथली नहीं देना है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है आर्यन? टू फिक्स एसेट्स। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यही होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोग पूरे अकाउंट ईयर का अकाउंटिंग करेंगे, मतलब 1/1/23 से लेके 31/12/23 तक का, तो उसके बीच में कुछ और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तुम और कोई मशीन खरीदा एटसेट्रा, मशीन को बेच दिया, ऐसा कुछ है क्या? 1/1/2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में क्या कोई भी अदर ट्रांजैक्शन हुए हैं? नहीं हुए। तो अब तुम 31 दिसंबर 2023 को, क्योंकि उस दिन बुक्स क्लोज होती है, तुम रुक जाओगे और रुक के देखोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इसकी पोस्टिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर? बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होगा कितना? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना दिख रहा है तुमको? 1,50,000, उसका 10% मतलब 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको दिखा दो 31 दिसंबर 2023 को बाई डेप्रिसिएशन, और ध्यान रखना अकाउंट लिखा जाता है लेजर में, और अमाउंट कितना आ गया? 15,000। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कितना बचा मेरे पास बैलेंस? 1,35,000। डन ना? इसको टोटल कर दो 1,50,000, एंड टोटल करके ये खत्म हो चुका है। अब मूव कहां कर जाएंगे? नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉट डाउन भी तो करना पड़ेगा, राइट ना? अब इसको ब्रॉट डाउन कर दो। इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/1/24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पूरा लेजर कर रहे हैं तुम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना, क्योंकि हम लोग वर्किंग अलग से नहीं बना रहे हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो है मशीन, कौन सी मशीन है तुम्हारी? मशीन 1 ना? 2 मशीन है ना तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तो मशीन 1, तो मैंने M1 लिख दिया। M1 कितने अमाउंट का है ये? नहीं, 1.5 लाख की है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वही तो होगा ना। 1.5 लाख में खरीदे थे, आज उसकी वैल्यू 1,35,000 है। ठीक है, क्योंकि एक साल यूज कर लिए ना, वैल्यू कम हो गई 15,000 से, ये चीज की है। अब क्या करना है? अब तुम 2024 में आ चुके हो, तो 1/1/24 से लेके 31/12/24 तक के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको अपडेट करो। क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? तुमने एक मशीन खरीदी है 2 लाख में, तो दिखाना पड़ेगा, उसके लिए तो एंट्री पास होगी, और एंट्री क्या पास होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कैश लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1/1/24 को ही हो रहा है, तो मैंने लिखा टू बैंक। ये मैंने मशीन 2 खरीदी है, तो मशीन 2 यहाँ लिख दे। यहाँ पे कितना अमाउंट की खरीदी है? 2 लाख की। अब ध्यान दो, 1/1/24 से लेके 31/12/24 के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या? नहीं। तो अब और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना चाहिए। तो एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो तुम लोग, रुक जाओ, सबको बताने दो, तुम बताओ मत, हमेशा बताया मत कर पहले तुरंत। ऑब्वियस बात है, जो मशीन जिस ईयर में यूज होगा सारे मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, जो मशीन यूज होगी सबका डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी मशीन यूज कर रहे हो? खाली मशीन 2 ही थोड़ी यूज कर रहे हो, मशीन 1 भी तो यूज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन बोथ द मशीन का कैलकुलेट होगा। तो अब बोथ द मशीन्स की मैं अगर बात करूं, डेप्रिसिएशन के लिए पहले एंट्री की बात करूं ना, एंट्री तो एक ही है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो पहले एंट्री दिखा देते हैं, 31/12/24 बाई डेप्रिसिएशन। ये सम बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। इसमें मशीन 1 का डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? मशीन 1 मैंने यूज किया है यहाँ पे, तो मशीन 1 का कॉस्ट पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है।
तो 1,35,000 जो तुमको दिख रहा है मशीन वन का वैल्यू यहाँ पे, क्या वो कॉस्ट है? दिस इज WDV। देखो इसको बोला जाता है WDV। मशीन वन का WDV 2024 में 1,35,000 है, लेकिन इसका कॉस्टिंग तो 1.5 लाख था ना। एंड तुम डेप्रिसिएशन का मेथड क्या फॉलो कर रहे हो? कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। कॉस्ट का 10%, कॉस्ट का 10% कितना होगा? 15,000 ही होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट तो 1.5 लाख ही है ना। 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000 ही होता है। तो हम यहाँ पे मशीन वन का डेप्रिसिएशन कितना लिख देंगे डिटेल साइड में, इनसाइड द कॉलम 15,000। एंड व्हाट अबाउट मशीन टू का डेप्रिसिएशन? 2 लाख का 10% 20,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? और इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? बस अब इसको एक काम करो, फिर से आप बैलेंस कर दो, क्योंकि ये ईयर खत्म हो गया, हर साल बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहां पे भी अब पहले अपने टोटल कर लेते हैं। तो टोटल मेरा हो रहा है 3,35,000 और बैलेंस कितना बच रहा है? 3 लाख। कोई दिक्कत? लास्ट वाला देख, सबसे लास्ट में क्या प्रॉब्लम कहां रहा है ये बता मेरे। डेप्रिसिएशन मशीन वन का समझ गया? 15,000 समझा कैसे कैलकुलेट हुआ? तुम 15,000 समझा कि नहीं समझा ये तो बता। तो उसके बाद अपने बात करेंगे, ये 20,000 समझ में आया? नहीं आया। 20,000 क्या हुआ ना कि तुम ये जो मशीन खरीदा है वो भी तो इस साल यूज किया है, तो वो भी तो डेप्रिशिएट करेगा। और डेप्रिशिएट करेगा कितना? तो 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000, वो हमने दिखा दिया वहां पे। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया इस साल? 35,000। अब तो लेजर का बैलेंस किया है। अब इसके बाद इस बैलेंस को मैं फिर ब्रॉट डाउन करूंगा, अपने आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले, क्योंकि सम हमसे 23 और 24 का ही अकाउंट्स करने बोला था। 15,000 ये जो मशीन पहला मशीन था उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्या? हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 10%। अब इसके बाद आओ 1,125 को फिर हम लोग करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे अपने दो डिवीजन में चले जाएंगे। मशीन वन भी मेरे पास है, मशीन टू। ये वर्किंग करने का एक और तरीका है जो इनसाइड द लेजर ही वर्किंग हो जाता है। तो यहां पे देखो, मशीन वन की बुक वैल्यू आज के दिन कितनी होनी चाहिए, रिया बताएगी हम लोग को। मशीन वन की वैल्यू आज के दिन मतलब 1,125 को कितनी होनी चाहिए? अरे गलत करना। हाँ माइनस। हाँ तो कितना? 15,000, क्योंकि अपने जो मशीन लेंगे ना उसी का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मशीन वन जो है उसकी वैल्यू कितनी है? अभी 1,124 को इतनी है। इस साल तुम उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया? 15,000। तो बचा कितना वैल्यू? 1,35,000 माइनस 15,000, तो कितना बचा? 1,20,000। यानी मशीन वन की वैल्यू इज 1,20,000। एंड व्हाट अबाउट मशीन टू की वैल्यू? 2 लाख में से कितना माइनस कर दिए? 20,000। यानी वैल्यू इज 1,80,000। इन टोटल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। देखो यही तो कैरिड डाउन वैल्यू है जो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो रहा है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको बाइफरकेट कर दें। देखो मशीन वन का बुक वैल्यू इतना है, मशीन टू का बुक वैल्यू इतना है, ये बुक वैल्यू निकल रहा है। नहीं 1,80,000 आज 1,125 को 1,25,000 है। जैसे ही पीरियड पास होगा तुम 31 दिसंबर 2025 को पहुंचेगा तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा, फिर वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे 2025 को भी अपने कंटिन्यू करते हैं। अगर 2025 को कंटिन्यू करोगे तो 2025 में तुम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे। तो ईयर एंड में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? मशीन वन एंड मशीन टू। मशीन वन का डेप्रिसिएशन कितना होगा? मशीन वन का डेप्रिसिएशन तो 15,000 ही होगा। क्यों 15,000? क्योंकि कॉस्ट तो 1.5 लाख था। 1.5 लाख का 10% कितना हुआ? 15,000। तो मैंने यहाँ पे 15,000 दिखाया। मशीन टू का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20,000 ही होगा, तो मैंने 20,000 दिखा दिया। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन टोटल कितना हुआ? 35,000। फिर एक काम करो, बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचा? 3 लाख माइनस 35,000। ये कितना हो गया? 2,65,000। एंड टोटल इज व्हाट? 3 लाख।
अब इसको अगर हम लोग बोले कि भाई मशीन 1 का बुक वैल्यू अब कितना है, तो क्या बोलोगे तुम? मशीन 1 के बारे में सिर्फ बात करो ना। मशीन 1 का बुक वैल्यू आज कितना था? 1125 को 1,20,000। कितना डेप्रिसिएशन चला गया? 15,000। तो आज अब कितनी वैल्यू बच रही है? 1,05,000। मशीन 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1,80,000 माइनस 1,60,000। ठीक है, ये सब वैल्यूज निकालना है, तुमको समझना पड़ेगा। मशीन वन से माइनस होगा डेप्रिसिएशन, मशीन 2 से मशीन 2 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। ये बेसिक लैंग्वेज समझ में आया क्या है डेप्रिसिएशन का? कुछ नहीं है, सिर्फ एक लेजर बनाना है मशीन का। इसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डलेगा, क्योंकि सिर्फ परचेज ही हुआ है यहाँ पे। परचेज के साथ सेल्स भी होगा, परचेज भी बीच में परचेज होगा, तो डेप्रिसिएशन भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना का भी निकलेगा। तो वो सब कैलकुलेशन समझना, वो सब कैलकुलेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज मेरे को बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 60,000, बुक वैल्यू रुपीज 40,000, was sold for rupees 35,000। तुमको जर्नल एंट्री पास करना है। मशीन जिसका कॉस्ट 60,000 था, जब तुम खरीदा कभी था तो 60,000 में खरीदा था। आज के दिन बुक वैल्यू, BV मतलब बुक वैल्यू लिखा है, बुक वैल्यू रुपीज 40,000, मतलब डेप्रिशिएट करके आज के दिन वैल्यू उसकी 40,000 है। ठीक है, और तुमने उसे बेच दिया 35,000 में। तो इन सच ए केस इसके लिए तुम्हें जर्नल एंट्री बतानी है। ट्राई करो एक बार, ध्यान रखना कॉस्टिंग सिर्फ परचेस करते समय उसका रोल रहता है, बाद में कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वो तो तुम डेप्रिशिएट करते करते बुक वैल्यू पे ले आए हो। तुमको बुक वैल्यू से मतलब है और तुम कितना में बेच रहे हो उससे मतलब है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉस आता है। तो अब क्वेश्चन इज तुमको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी अभी भूल जाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी कर रहा है, हम तुमसे जर्नल एंट्री का एक एंट्री पूछा है, हम जब पूछे तो आंसर देना, सोच के रखो। है, अब तुम लोग नॉर्मल सा लॉजिक अप्लाई करो, जो हम बहुत बार बोला है, पैसा जब भी आएगा तो क्या होगा? डेबिट ही होगा। तो यहाँ पे तो बेच रहे हैं तो पैसा तो आएगा ना। हम तो नहीं बोला क्रेडिट में बेच रहे हैं, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, मतलब कैश में बेच रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। आधा आधा सही करना सीखो, पूरा सही हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया आ रहा है? 35,000। और जो जा रहा है वो तो क्रेडिट ही होगा। तो जा क्या रहा है? मशीन जा रहा है। तो टू मशीनरी अकाउंट, कितने का मशीन जा रहा है? कॉस्ट से कभी मतलब मत रखना, बुक वैल्यू से मतलब रखना, 40,000। तो ये एंट्री तो मैच ही नहीं कर रहा है। एक चीज सोच, नॉर्मल सा चीज है, तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम 40,000 का सामान किसी को 35,000 में देगा तो तुमको तो समझ में आ रहा है ना, लॉस पे दे रहे हैं। लॉस नहीं, डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट क्या होता है? जब किसी से पैसा का लेन देन करते रहते हैं उस समय उससे कम ले लेते हैं फुल सेटलमेंट में, तब डिस्काउंट बढ़ाता है। दिस इज द लॉस। तो इसको हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? लॉस ऑन सेल। मशीन ही तो बेचा है, बेचा तो मशीन है। लॉस ऑन सेल क्या चीज का लॉस ऑन सेल? मशीन का सेल। लॉस ऑन मशीनरी भी लिख सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर वर्ड इज लॉस ऑन सेल। 2 मिनट रुक, तो तेरे स्कूल के हिसाब से हम नहीं चल सकते। तेरे स्कूल के जाके मैम से पूछना, टीचर से पूछना उनका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, हमको समझाने तो दे, पहले हम समझाता है उसके पहले तुम चालू हो जाता है। तुम्हारा स्कूल के टीचर्स के हिसाब से पढ़ना है तो स्कूल के टीचर से पढ़ना, को समझाने दे पहले। हम तुम्हारा क्वेरीज भी, हम जब भी बच्चा पूछता है उसको बताता है ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो लेट मी एक्सप्लेन, उसके पहले तुम लोग क्यों चालू हो जाता है। तुमको अकाउंट सिर्फ सीखना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं। देखो टी फॉर्म होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो पढ़ना है सिर्फ, कि पढ़ने के साथ सीखना है? सीखना है ना, तो लेट मी कंप्लीट, उसके बाद कुछ बोलना। जैसे लास्ट क्लास ये डांट क्यों खाई? सब बच्चों के दिमाग में एक तो वायरस डाल रही थी, डेप्रिसिएशन चैप्टर टफ है, डेप्रिसिएशन चैप्टर टफ है, 10 बार बोल दी थी ये, इसलिए डांट खाई मेरे से। तो तुम लोग पहले मेरे को कंप्लीट तो करने दो। अभी सेम क्वेश्चन ये पूछी, हम इसको जवाब दिया, हम कंप्लीट करेगा, पहले मेरे को कंप्लीट करने दे। एक बार जाके अपने टीचर से पूछना, हम बताएगा वो चीज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बोला लॉस ऑन सेल लिखो। ठीक है, तुम बोलेगा मेरी स्कूल की टीचर बोले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखो। तुम एक काम करना, हम मेरा अकाउंटिंग ईयर 2023 है,
हम इसको बेच रहे हैं 6 जनवरी 2023 को। तो अगर जाके अपने स्कूल के टीचर से पूछना, सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या 6 जनवरी को बुक्स में आ जाएगा? क्लास में नीतीश नाम का लड़का ही नहीं बैठा है और हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं नीतीश आंसर दिस, नीतीश आंसर दिस, तुम लोग हंसेगा कि नहीं हंसेगा? बस वही हंसता है अकाउंट से कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो है ही नहीं, और जबरदस्ती प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख रहे हैं। ईयर एंड में आता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, बट हाँ ठीक है, बुक्स में लिख देता है, स्कूल का टीचर करवा देता है, तुम लिख सकता है, बट मेरे को कंप्लीट तो करने दे। ये गलत नहीं है, वो गलत है, ठीक है। हम लोग मजबूरी में सीए करते समय अकाउंट्स को एकदम अच्छे से पढ़ा है, समस्या की है, ठीक है। पहले मेरे को तो कंप्लीट तो करने दे। बोले कि तो बीकॉम करके बीएड करके पढ़ाने बैठ गया, बुक्स का लैंग्वेज उठाया और बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम तुमको अच्छे से समझा रहे थे कि ऐसा होता है, तुम लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हमको पहले तेरे को एडवाइस तो देने दे ऐसा होता है, उसके पहले तुम स्टार्ट हो जाता है मेरे स्कूल की टीचर ऐसे बोली। अब जाके स्कूल के टीचर को 6 जनवरी 2023 को हम बेचे हैं और मेरा अकाउंटिंग है 2023 है, मैम यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे लिखे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो 31 दिसंबर 2023 को बुक्स में आएगा, जाके पूछना। लॉस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखने का ये ड्रॉबैक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखो ना, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग स्कूल्स के बुक्स में भी लिखा रहता है और तुम लोग स्कूल्स में भी लिखाया जाता है, लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट पार्ट इज यहाँ पे लॉस ऑन सेल लिखना चाहिए। और जब ईयर एंड आएगा ना तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करते समय हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन सेल अकाउंट। तो उस समय क्या होगा देख, अब जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2023 को, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन सेल अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस ऑन सेल कैंसिल होकर किस नाम से कन्वर्ट हो गया? तो ये ईयर एंड में किया जाता है, बीच में नहीं किया जाता। मेरे को समझाने तो दिया करो, तुम लोग उसके बीच में बोलना चालू कर देते तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा। हम भी बोल देगा लिख लो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो समझा तो नहीं ना कंसेप्ट, तुम कंसेप्ट समझो ना, फिर तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये एंट्री हुई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपनी एंट्री क्या हो रही है कि कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तुम लॉस ऑन सेल कीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखना चाहे तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लो। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 90,000, बुक वैल्यू रुपीज 60,000, book value rupees 60,000 was sold for rupees 75,000। तो अगेन हमें कॉस्टिंग से परचेज से मतलब सेल करते समय कोई मतलब नहीं रहता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, सब में भी दिया रहता है, इग्नोर मार देना। अब तुमको सिर्फ मेरे को जर्नल एंट्री बता, तुमको अभी तुमसे नहीं पूछा, विद्या से पूछ। कैश अकाउंट 75,000 टू मशीनरी अकाउंट, ओके कितना, टू सेल्स होगा, कितना अमाउंट, 90,000। अब हम लोग पूछेंगे मान्या से, मान्या बता क्या एंट्री होगा। चलो नीतीश से पूछेंगे। टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 15, बोलो। एंड आर्यन, जो मान्या बोली है, एंड लिप्सा क्या बोल रही है? तेरा नाम क्या है? वो लिप्सा नहीं थी, रिद्धिमा, तुम बता। हाँ,
15,000। तुम भी यही बोल रहे हैं? तो मान्या जो बोली, महक जो बोली वो नहीं, ये बोली मान्या जो बोली, महक जो बोली वो नहीं, सेम। देखो ये एंट्री यहां पे गलत है जो ये विद्या पास की। पहला बात तो लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो हम क्या बोला, कॉस्टिंग से देखेंगे नहीं, बुक वैल्यू से देखेंगे। बुक वैल्यू 60,000, तेरे पास 60,000 का सामान है, तुम मेरे को उसको 75,000 में बेच दिया, तो लॉस हुआ है, तेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने का कैश, 75,000 टू मशीनरी अकाउंट। मशीन गया है तुम्हारे पास से, गुड्स नहीं गया जो सेल्स लिखेगा। मशीन कितने का जा रहा है, 60,000 का। एंड तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल लिख सकते हो। और अगर तुमको स्कूल में बोले नहीं नहीं लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना। बट ज्यादा प्रेफरेबल रहता है प्रॉफिट ऑन सेल लिखना, बट तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं है, स्कूल वाला लोग मार्क्स काट देगा। प्रॉफिट और लॉस लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन क्या ना नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट होता नहीं है। अब ये एंट्री हो गई, यहां पे कितना अमाउंट है प्रॉफिट ऑन सेल का, 10,000। एक चीज मेरे को बताओ, तुम लोग मशीनरी अकाउंट बनाओ इस एंट्री से, यहां पे भी तुम लोगों को एक टेक्निकल चीज बता, इस मशीनरी अकाउंट में इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर दो, बस इतना सा काम। मेजर पोस्टिंग तो सभी को करना आता है। इस जर्नल का लेजर पोस्टिंग करना है मशीनरी अकाउंट में, सिर्फ मशीनरी अकाउंट में, सिर्फ कोई बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करना है, खाली लेजर पोस्टिंग कर देना है बस। कर दिया, बता आनंदी क्या किया है, हम भी वही करें। बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, अमाउंट 75,000, ये आनंदी की है, ठीक है। एंड आर्यन बाई कैश 75,000, महक, अच्छा महक बोल रही है 60,000 होगा। एंड अदर्स, आकांक्षा 75 नहीं होगा, कट दे। तुम भी चेंज करोगे, 60 होगा कि 75 ही होगा, ये तो तुम बताओ हमको कि क्या होगा। हम अभी अपना आंसर नहीं दे रहे, हम 75 ही होगा ना। अच्छा तेरा 75 ही है, आर्यन बोल रहा है 75 ही होगा। एंड आकांक्षा क्या बोल रही है, 60 होगा। मान्या 75, हाँ। नीचे में कहाँ पे, तो कहाँ बताओ, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होता है ना, क्रेडिट में। आदित्य, अरे तुम गलती बताओ ना, हमको नहीं दिक्कत है कि तुम सही बताओ, सही तो हम बताएंगे। हमको नहीं बता रहे क्या बोला, कोई विद्या बताइए कि नहीं बताइए, नहीं 60,000 कि 75,000, 60,000 और कुछ भी करना है। तुम तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्कूल में कर चुका है, और ये लड़की भी कर चुकी है, नहीं किया है, तुम कर चुका है। थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे कहीं पे, वो हम बताएगा एक बार, तुम लोगों से थोड़ा देखो, तुम लोग पहला बात तो मेरा जो लेजर पोस्टिंग बताया हुआ पार्ट पे तुम लोग भूल चुके हैं। हम क्या बोला था, हम लोग जिस अकाउंट में पोस्ट कर, पहला मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो ना, मशीनरी अकाउंट का ऑपोजिट लिखेंगे, ऑपोजिट में क्या है, कैश, तो बाई कैश लिख दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग अमाउंट कौन सा लिखते, याद है हम बोला था जिस अकाउंट में पोस्ट करते हो वही अमाउंट दिखाते हो। आप किस अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट में कितना अमाउंट है, 60,000, तो 60,000 दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे,
और जो हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को याद करके रखना कैसा होता है, हम यहाँ पे जब एंट्री दिखाए ना, अगर हम जर्नल एंट्रीज ना देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने एक एसेट को 60,000 में बेचा, है ना, जबकि हकीकत क्या है, मैंने एक एसेट को 75,000 में बेचा जिसमें मेरा 15,000 का प्रॉफिट है। तो तुमको इस एसेट अकाउंट से तो ये इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम ठीक से नहीं दिखाया है। तो इस समय क्या होता है, जब भी एसेट्स को तुम लॉस पे बेचते हो तो एक ही एंट्री होती है जो ऊपर किया था तुम लोग, क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट। लेकिन जब भी एसेट्स को प्रॉफिट में बेचते हो ना तो दो एंट्री करनी चाहिए। दो एंट्री क्या होती है, हम लोग ये एंट्री करेंगे भाई, एसेट्स को बेचे ना उसकी एंट्री दिखा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक बार समझना लिखना नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, कितना में बेचे एसेट को, 75,000 में, पहले सेल प्रोसीड्स दिखाएंगे। अब क्या करना, इसके प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना। तो प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज इसलिए करना क्योंकि तुम एक गलती कर दी हो, एसेट बुक से कितने का जा रहा है, तो टू एसेट तो 60,000 करना चाहिए था। टू एसेट्स तुम देखना ऊपर वाले एंट्री में तुम क्या किया, टू एसेट्स की मशीनरी कितने से किया है, तो 60,000 से तो करना चाहिए था, तुम यहाँ पे कितने से कर दिया है, 75,000 से। तो अब इसको रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करो, कितने से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, 15,000 से, तो हम 15,000 से डेबिट कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 15,000। और ये 15,000 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल को, जिसको तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख के दिखा सकते हो। तो जब भी एसेट्स को तुम प्रॉफिट पे बेचते हो तो ऑलवेज पास टू एंट्रीज, जर्नल एंट्री में ही दो एंट्री पास करना है, क्योंकि उससे लेजर गलत बनता है अगर सिंगल एंट्री पास करोगे तो। तुम लोग को दिखा दिया लेजर गलत बन रहा है, तो इस एंट्री से लेजर बनाओगे ना, तो एंट्री से लेजर क्या बनेगा, पहले तुम दिखाओगे यहां पे बाई कैश कितना, यहाँ पे तो एंट्री वन है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो बैंक टू मशीनरी में बाई मशीनरी बैंक कितना आएगा, 75,000। और दूसरा एंट्री क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो मशीनरी अकाउंट में एक और एंट्री क्या हो जाएगी, पोस्ट टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना, 15,000। अब इस अकाउंट को देखो क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैंने एक एसेट को 75,000 में बेचा जिसमें 15,000 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी एसेट्स को प्रॉफिट पे बेचोगे ऑलवेज पास टू एंट्रीज, वन इज सेल प्रोसीड्स का एंट्री एंड दूसरा जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री। अदरवाइज देख हम तुम लोग को रटवा सकता है जब अकाउंट बनाएंगे तो, कि पहले जो सेल प्रोसीड्स है उसको दिखा दो, प्रॉफिट को डेबिट में दिखा दो, बट रटना नहीं है ना, कंसेप्ट समझो ना, जर्नल एंट्रीज में भी तुमको दो एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब भी एसेट्स को प्रॉफिट पे बेचोगे तो एक एंट्री सेल प्रोसीड्स की पास करना और दूसरी एंट्री किसकी पास करना, प्रॉफिट की पास करना। तो दो एंट्री पास करना पड़ेगा ऑलवेज जब भी तुम एसेट्स को प्रॉफिट में बेचोगे। तो दिस इज द कंसेप्ट, जर्नल एंट्री करते समय ही दो एंट्री पास होती है, अगर तुम नहीं करोगे तो मार्क्स कटेगा, गलत हो जाएगा। कंपाउंड एंट्री करती तो ये वाला एंट्री हो गया, और ये एंट्री होती तो तेरा लेजर पोस्टिंग गलत हो जाएगा। ऑन 1st April 22, बात कर ले, मिस्टर ए परचेज्ड, हाँ हाँ बात जाके, मिस्टर ए परचेज्ड अ मशीन costing rupees 4 lakhs. He again purchased a new machine on 1st July 23 for rupees 2 lakhs. पहला वाला 4 lakhs है,
he again purchased a new machine on 1st July 23 for rupees 2 lakhs. दूसरा वाला 2 लाख में खरीदा है. On 1st October 24 he sold फर्स्ट मशीन. यहां पे फर्स्ट मशीन को तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फर्स्ट मशीन था? 4 लाख वाला. ही सोल्ड फर्स्ट मशीन फॉर रुपीज 2,90,000 and again purchased a new machine costing rupees 1 lakh on the same date. On the same day. And again purchased a new machine costing rupees 1 lakh on the same day. Depreciation charge करना है at the rate 10% per annum on OCM, original cost method. रुक जाओ अभी. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 22-23, 23-24 एंड 24-25. तो देख हम जो ईयर दिया है वो तुमको 2 ईयर का मिक्सचर दिया है और 2 ईयर का मिक्सचर इससे समझ में क्या आ रहा है तुम्हारा ईयर कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च. क्लियर है ये चीज? अभी हम लोग ना तुम लोग को जो वर्किंग करवाया जाता है स्कूल्स में जैसा वो वाला वर्किंग नहीं करवा रहा है. अभी नॉर्मली तुम लोग को पहले हम एक रॉ इन्फॉर्मेशन समझा रहे हैं. देखो अकाउंट ऐसे बनता है फिर उसके बाद उस चीज को डालेंगे इजीली समझ में आएगा. तो अभी हम लोग यहाँ तक का सम समझ में आया. इसमें हम सेल्स भी डाला है परचेज भी डाला है बीच के डेट में भी डाला है. ठीक है हम लोग को सिर्फ क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है. तो लेजर बनाते हैं 3 साल का लेजर बनाना है. इसका अच्छा एक चीज बता. हम थोड़ा देर पहले क्या बोला? पूरा प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट बना. और लेजर का फॉर्मेट बनेगा तो क्या होगा? सब बनेगा. पूरा प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट है. लेजर ही है और कुछ अलग चीज नहीं है. तो सब प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा. लेजर फोलियो में जो लेजर में बनता क्या है? जर्नल फोलियो बनता है. जर्नल फोलियो का कॉलम बनेगा डेट का कॉलम बनेगा सब बनेगा. अच्छा यहां पे अब स्टार्ट करते हैं. पहले फॉर्मेट बना करते हैं नहीं तो नीतीश हम लोग सबसे आगे निकल जाएगा. देखो सबसे पहले आओ यहाँ पे नॉर्मल एंट्री सोचते सोचते डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करना और कुछ नहीं है. हम लोग सबसे पहले आते हैं ईयर बाय ईयर चलेंगे. 1 अप्रैल 22 को तुमने एक मशीन खरीदी 4 लाख की. तो हम एंट्री क्या करें? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. तो हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 1 अप्रैल 22 को मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. एंड यहाँ पे अमाउंट कितना यहाँ पे लिख दे रहे हैं? मशीन वन कितने का? 4 लाख का. अब हम लोग बात करते हैं क्या ये 1/4/22 पूरे ईयर का काउंटिंग करना. तो पूरा ईयर में सोचना 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 को ईयर खत्म होगा. तो 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 के बीच में कोई परचेज सेल कुछ भी हुआ है क्या? नहीं हुआ है. तो अब 31 दिसंबर 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट. अब ऐसे तुम ना सम्स करते करते तुमको लर्न हो जाएगा कि ये यहाँ पे दिखाते हैं ये यहाँ पे दिखाते हैं. पर लर्न करना नहीं है. अदरवाइज एक लर्निंग ट्रिक भी बताता है. एसेट्स का बैलेंस क्या होता है?
डेबिट। तो देखो जिसका जो बैलेंस होता है ना वो साइड उसके लिए इंक्रीजिंग साइड होता है। तो एसेट्स का इंक्रीजिंग साइड कौन सा होगा? डेबिट साइड। और डिक्रीजिंग साइड कौन सा होगा? तो एसेट्स को जब तुम डेप्रिशिएट करोगे तो वो बढ़ जाएगा क्या? कम होगा। तो क्रेडिट साइड में दिखाना। लर्निंग भी अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाओ, लेकिन लर्निंग सीखना नहीं चाहिए, लर्निंग बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आओ, 31 मार्च 23 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अभी तो एक ही मशीन है मेरे पास, एक मशीन का डेप्रिसिएशन मतलब 4 लाख का डेप्रिसिएशन कितना? 40,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है 40,000 और इसकी बुक वैल्यू निकालेंगे टोटल करके। टोटल इज 4 लाख एंड इसको मैंने यहाँ पे बैलेंस निकाला, बैलेंस कितना आया? 3,60,000। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो 1423 को बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 1 3,60,000, ठीक है ना? मशीन 1 का ही तो वैल्यू अधिक, मशीन 1 4 लाख में खरीदे थे, इसमें 40,000 डेप्रिशिएट कर दिए। डेप्रिशिएट कर दिए मतलब घटा दिए, घटाती वैल्यू कितनी बची? 3,60,000, विच इज द वैल्यू ऑफ द मशीन 1 ओनली। एंड सिंस घटा के वैल्यू निकली हुई है दैट इज द बुक वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट? कॉस्ट कितना है इस मशीन का? 4 लाख। कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है, क्यों पता है? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट हिस्ट्री में जाके लॉक हो जाता है। जैसे याद है तुमसे पूछा था लास्ट डे, मैं मोबाइल कितने में परचेस किया था, क्या प्राइस है, कॉस्ट क्या है? हाँ 30,000। उस दिन भी तुम 30,000 ही बोला था, आज भी 30,000 बोल रहा है, क्यों पता है? क्योंकि ये तो लॉक हो चुका है ना हिस्ट्री में, अब ये 30,000 ही रहेगा। तो बेसिकली आ जाओ, लेकिन बुक वैल्यू चेंज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, वैल्यू कम होते जाएगा। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग 2023-24 ईयर में आ चुके हैं। अकाउंट्स ईयर बाय ईयर किया जाता है 23-24। तो अब डेट ध्यान रखो, 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक के बीच में जो भी एक्टिविटीज हुई है सबको अपडेट करना है यहाँ पे। तो 1/4/23 से 31 मार्च 24 के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है? हमने ये रहा, ये एक और मशीन खरीदी है, यही एक्टिविटी है ना एक। उसके बाद तो बाद में चला जा रहा है। हम लोग 1/4/23 से 31 मार्च 24 तक की बात कर रहे हैं, है ना? तो सिर्फ एक यही है, परचेज किया है तुम, तो परचेज किया तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक क्यों? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। किस दिन खरीदे हो तुम? 1 जुलाई 23 टू बैंक। दिस इज अबाउट मशीन 2, तो मैंने लिख दिया मशीन 2। कितने में खरीदे हैं? 2 लाख। कोई दिक्कत यहां पे किसी? नॉर्मल लेजर पोस्टिंग कर रहा है, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर रहा है, बस यही है, ठीक है ना? रुक जा, अभी ये समझ गया ना? हम जितना समझा रहे उतना समझ, क्योंकि सबको समझना है और सबको अच्छे से समझना है, ये नहीं है कि एक ही जन को सिर्फ समझना है। तो यहाँ पे अपने ये दिखा दिए। अब हम लोग बात करेंगे अभी भी क्या टिल 31 ईयर एंड तक जाओ। ईयर एंड का डेट क्या है? 31 मार्च 24 के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है? नहीं, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब 31 मार्च 24 को आई विल राइट बाई डेप्रिसिएशन। इतना जल्दी आ गया तुम? कितना बजे? 6:30 बजे। ठीक है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए यहाँ पे? देखो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन भी लेना है आपको, मशीन 2 का भी लेना है। अब समझना, मशीन 1, इस मशीन 1 का कॉस्ट कितना था? तुमको तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना? कितना? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000। अब रुक जाओ, ये जो 40,000 निकला है वो कितने पीरियड के यूज के लिए निकला है? 1 साल, 12 महीने के। तो तुम क्या ये मशीन 1 को इस साल, ये जो 23-24 है उसमें पूरे 12 मंथ यूज किया है? नीतीश को डाउट लग रहा है? 12 मंथ यूज किया है ना? बस ठीक है, 40 से बढ़ा देते हैं, तो 40,000। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब आओ नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट आओ, मशीन 2। मशीन 2 का कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 10% हिट करेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी? 20,000। अब रुक जाओ, अपने आप से सवाल करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम मशीन 2 को इस पीरियड में, इस मतलब ईयर में कितने दिन यूज किया? यूज किया है ना?
पूरे साल भर 12 मंथ यूज नहीं किया, लेकिन जो 20,000 निकला वो तो 10% हिट करके निकला, वो तो पर एनम था, मतलब 12 महीने का अमाउंट निकाल के दिया है। मेरे को कितने पीरियड का चाहिए? 9 मंथ्स का। तो अब तनीषा बताएगी 9 मंथ्स का अमाउंट निकालेंगे कैसे? माइनस कैसे बता? और कोई इसको हेल्प मत करना। ये 20,000 का अमाउंट 12 महीने के लिए है, तो 9 मंथ्स के लिए कितना होगा? लोगों को पे तुम लोग क्या किया ना, 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। जिसको आता था कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आता समझ लो। तो आपने क्या किया, 20,000 इज फॉर 12 मंथ्स, तो डिवाइड बाई 12 किए, 1 मंथ का अमाउंट आया। मेरे को कितने पीरियड का चाहिए? 9 मंथ्स का, तो इंटू 9 कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो कितना है ये? कितना? 55,000। इससे 45,000? अरे 20,000, हम इसी अमाउंट का बात कर रहे हैं, खाली ये अमाउंट कितना आया? 3,000 आया। अरे 20,000 तो टोटल ही है, उसको कम 9 मंथ्स में करेंगे तो कम आएगा, ज्यादा कुछ झापड़ लगाएंगे यहीं से। अरे 20,000 तो 12 महीने का अमाउंट है, 9 मंथ्स का करेंगे तो कम होगा, ज्यादा थोड़ी। ओ 15,000। क्या क्या क्या, फिर से बोल। 2 मिनट। क्या चीज? को पता चला टोटल डेप्रिसिएशन इज, इस ईयर का 2023-24 का टोटल डेप्रिसिएशन इज 55,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे आएंगे और यहां बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें ना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में बच्चे लोग कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब प्रॉब्लम अकाउंट्स का नहीं है, प्रॉब्लम मैथ्स का। 5,60,000 एक्चुअल में प्रॉब्लम मैथ्स का, और थोड़ी है। इतना सच नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट। 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहां पे मशीन वन की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोगों को। अच्छा अब रुको, बुक वैल्यू मेरे को बताने वाले हैं, जिनसे पूछ रहे हो वो बताना। ये पहले बताएगी विद्या, मशीन वन का बुक वैल्यू कितना है? कैसे? ये बता। प्लस करके, किसको प्लस किया? प्लस करके कहां से आएगा? तो तुम राइट बोला है, 3,60,000 माइनस 40,000। ये तीन, तो ये हाँ बोलने से क्या होगा, हमको बताना चाहिए था ना। अब हाँ बोल के क्या होगा, 3,60,000 में से मशीन वन के स्टार्टिंग वैल्यू से 40,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, एंड द वैल्यू 3,60,000 माइनस 40,000, ठीक है ना? नहीं, डेप्रिसिएशन वैल्यू को कम करेगा, तो मशीन वन के पार्ट से मशीन वन का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो एंड बुक वैल्यू इज नाउ 3,20,000। अब आओ मशीन टू की बुक वैल्यू मान्या बताएगी। ये तनीषा तुम बताएगा, सोच के रख लो, अभी मत बताना, पहले से पूछे। नहीं पूछेंगे तुमसे, इसलिए तुमसे ही पूछ ले, पहले तनीषा से पूछेंगे। पहले मान्या तुम आंसर दो जल्दी से, और तुम चीटिंग कर लो। ठीक है, देखो देखो, तनीषा तुम बता। हाँ ठीक है, गलत ही बताना, कोई सही बोलिए लड़की, ठीक है सही बोला तुम। देखो 2 लाख का वैल्यू जो था, उसमें से हम लोग क्या किए, 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। मशीन टू से मशीन टू का डेप्रिसिएशन, मशीन वन से मशीन वन का डेप्रिसिएशन। अब अपनी बुक वैल्यू कितनी बची मशीन टू की? 1,85,000। तो वैल्यू तो 5,05,000 ही आएगी। देखो वैल्यू तो यही वाला वैल्यू रहेगा, यहां पे हम लोग बाइफरकेट कर दिए, देखो मशीन वन इतना, मशीन टू इतना, बस यही किया और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपने आते हैं 2024-25 में आ चुके हो तुम। 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 के बीच में जो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सबको अपडेट करो। तो देखो क्या हुआ है, 1/4
ये 1 अक्टूबर 24 को एक मशीन बेचा, उसी दिन एक मशीन खरीदा। तो सेल्स में ना थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग होता है। तो पहले अपने एक काम करते हैं ना, जो परचेज किया उसको दिखा देते हैं। उसी दिन तो खरीदे हैं, तो परचेज कितने का किया आपने? परचेज का एंट्री तो सिंपल है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, दिखा देते हैं 1 लाख का। यहां पे हम लोग दिखा दे रहे हैं मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है? 1 अक्टूबर 24 टू बैंक। दिस इज अबाउट मशीन 3, 1 लाख। बोलो चलेगा, लेकिन इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। क्या वो हम सिखा रहे हैं, रुक, वो वर्किंग अभी नहीं सिखाया है। तुम एक साथ सब नहीं सीख सकता है। नहीं, डायरेक्ट लिखेगा तो मार्क्स हमको कैसे समझ में आएगा ये कैसे, ये क्या है, वैल्यू कितना है, दिखाना पड़ेगा। या तो इस तरह करना पड़ता है। देखो करने का तरीका क्या होता है, इधर तुम इस तरह करो, तुमको अकाउंट्स में सारी डिटेल दिखेगी, या फिर एक वर्किंग हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास सिखाएगा, उसमें वर्किंग पूरा डिटेल्ड वर्किंग अपने पहले कर लेते हैं, और उस वर्किंग से खाली डेटा उठा उठा के डालते जाते हैं। तो वो वर्किंग पहले सीखना पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम इस तरीके से भी कर सकता है, और वो जो वर्किंग बताएगा उस तरीके से भी कर सकता है। ये लोग एमजीएस वाला लोग स्ट्रिक्ट हो जाता है एकदम, नहीं एकदम स्पेसिफिकली ये वर्किंग करना ही पड़ेगा तुम लोग, ये तो मार्क्स नहीं देंगे। और अदर स्कूल ऐसा नहीं होता है, तुम लोग है क्या ऐसा कुछ? चलो अब अपने आओ, इस ईयर और क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है ना, तो सेल कब हो रहा है? सेल कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर मतलब तुम तो बैलेंस कब दिखाए हो? 1 अप्रैल को। और तुम उसको बेच कब रहे हो? 1 अक्टूबर को। मतलब कुछ दिन यूज किए हो ना, जैसे यूज करोगे डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। तो अपने उस मशीन को जिसको बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। इसके लिए एक बार वर्किंग्स में चले जाओ। तो देखो अपने वर्किंग्स में आ रहे हैं, सेल्स का वर्किंग इस तरह के पार्ट में भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन फॉर सेल ऑफ मशीन। तो हाँ, यहां सबसे पहले तुम डेटा देखो, तुम्हारे पास किस दिन का डेटा अवेलेबल है? 1 अप्रैल 24 का। तुम कौन से मशीन को बेच रहे हो? फर्स्ट मशीन को, मतलब जिसकी वैल्यू तुमको यहां पे कितनी दिख रही है? 3,20,000। तुम लोग यहां पे ले लेंगे बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 24, 3,20,000। तुम क्या इसी दिन बेच रहे हो इसको? कितने दिन बाद बेच रहे हो? 6 महीने बाद। काउंट कर लेना प्रॉब्लम लगी तो। 1 अक्टूबर को बेच रहे हो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर है तो वो काउंट नहीं होगा, यानी 6 महीना। तो 6 महीना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वैल्यू कम होगी ना। डेप्रिसिएशन फॉर 24-25 फॉर 6 मंथ्स। तो 4 लाख, 4 लाख पे चार्ज करेंगे। 4 लाख के ऊपर 10%, 20,000, नहीं 40,000। 40,000 कितने पीरियड के लिए? 1 साल के लिए है। तुमको कितने पीरियड के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए। तो फिर तनिषा को बताने दो कितना अमाउंट होगा। 40,000 रुपया अपना डेप्रिसिएशन आएगा ना, 4 लाख कॉस्ट था, उसका 10% 40,000। लेकिन जैसे ही तुम 40,000 निकाला, वो तो 12 मंथ्स के लिए निकल आया। तुमको कितने पीरियड के लिए चाहिए? तो कितना होगा? 40,000 12 महीने के लिए डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 20,000। तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी आ गई? 3 लाख। ठीक है, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है, तुमको इसकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, है ना। मैं क्या एंट्री पास करेंगे? ये जो 20,000 है डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो ना, इसकी तो एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। अकाउंट्स में हर चीज की एंट्री पास करनी है, तो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वही तो होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। तो यहां पे अपने डेट क्या दे देंगे, लेकिन अभी 1 अक्टूबर को दिखा रहे हो तुम ये, तो बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है ना। ये जो तुम कब चार्ज कर रहे हो, ये तो बीच में बेच दे रहे हैं ना, तो जिस दिन बेच रहा है उसी दिन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग एसेट्स है उसका 31 मार्च को चार्ज करेंगे। इसको तो बेच दे रहे हैं ना, तो जिस दिन बेच रहे हो उसी दिन तक का डेप्रिसिएशन दिखा के खत्म करो। अब इसकी बुक वैल्यू जिस दिन तुम बेचे हो कितनी है? तुम बेचे कितना में हो? कितना में? 2,90,000 में बेचा है।
कितना नुकसान करवाएगा तुम? ये लड़का बहुत ज्यादा नुकसान कर, 2,90,000, इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ? इसकी एंट्री तुमको पास करनी है। डेप्रिसिएशन तो दिखा चुके हैं, तो इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट। इसमें क्या हुआ? 3 लाख के एसेट्स को यू आर सेलिंग एट 2,90,000, दैट मींस देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ ₹10,000। तो उसके लिए जनरल एंट्री जो तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हाँ, यहाँ लॉस ऑन सेल जो है वहां तुम्हारा अगर स्कूल बोलता है प्रॉफिट है, लॉस अकाउंट लिखो तो लिख देना। अमाउंट इज 3 लाख, लॉस ऑन सेल 10,000, 2,90,000 बैंक। डन। इसकी पोस्टिंग करनी है, ये एंट्री दिखाना नहीं है, समझने के लिए बताया। अब तुम लोग क्या करोगे? इसकी पोस्टिंग कर दो। मेजर पोस्टिंग क्या होगा मशीनरी अकाउंट में? बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल, बता दो। बाय बैंक इसी दिन, बाय बैंक कितने में बेच रहे हो? डैश दे के लिख देना सेल्स 2,90,000, और लॉस कितने का हुआ है? बाय लॉस ऑन सेल 10,000। डन। हो गया ये पार्ट भी खत्म। क्योंकि बेचे है ना तो लिख दिए सेल्स है। अरे एसेट्स को बेचे हैं तो सेल्स लिख दिए, लिखा जाता है ऐसे। हो गया ये पार्ट। अब और कोई एक्टिविटी हुआ है क्या पूरे पीरियड में? नहीं, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे। तो अब सीधा ईयर एंड में पहुंचते हैं। 31 मार्च 2024 बाई, नहीं 2024 नहीं, 25 बाई डेप्रिसिएशन। ये एक बार तुम लोग निकाल के देने वाले हैं, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जिससे पूछे आंसर वही देना, सबको मत देना स्टार्ट करना। अच्छा देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मशीन 1 का डेप्रिसिएशन तुम ऑलरेडी चार्ज करके खत्म कर चुका है। मशीन 1 की बात भी मत करना। तुम्हारे पास इन यूज मशीन 2 है एंड मशीन 3 है। मशीन 2 तुम पूरे साल भर यूज किए हो, ठीक है? तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन पूरे फुल ईयर का होगा। तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन, मशीन 2 का कॉस्ट जो था कितना था? 2 लाख था। मशीन 2 का कॉस्ट 2 लाख था। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन पिछले साल 15,000 चार्ज किए थे क्योंकि 9 मंथ्स यूज हुआ था। इस साल तो पूरे साल भर यूज हो रहा है। मशीन 3 तुमने 1 अक्टूबर को खरीदा था। इस साल यूज कितने पीरियड हुआ है? 6 महीना यूज हुआ है। तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही होना चाहिए। तो 1 लाख का 10% 10,000। तनीजा को नहीं समझ आया? आ गया। 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीने के लिए कितना? 5,000। तो मशीन 3 का डेप्रिसिएशन 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 25,000। हाँ, मशीन 2 एंड 3 क्योंकि वही एग्जिस्टेंस है। कंफ्यूज कर दिया था 3 बोल के। अच्छा, अब फिर बैलेंस निकाल लो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है? प्लस माइनस करके देख लो। टोटल इज 6,05,000। $2,60,000 आ रहा है मेरा। तो अब देख लो तुम लोग, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कर लो, तो चेक तो कर। तुम चला जाओ जल्दी से। हाँ, वो हम कल, रुक जाए एक मिनट, इसके बाद बात करते हैं, बुला लेगा कल। हाँ बोल। इसका तो वीडियो अपलोड करेंगे।